एक राज्य जहां 14% आबादी हार जीत का फैसला करती हो, जहां 115 विधानसभा सीटों की चाबी एक ही समुदाय के पास हो और जहां एक वेब सीरीज का टाइटल सत्ता की चूलें हिलाने का दम रखता हो। उत्तर प्रदेश में इस समय कुछ ऐसा ही उबाल देखने को मिल रहा है। घूसखोर पंडित सिर्फ एक फिल्म का नाम नहीं, बल्कि 2027 के महासंग्राम से पहले जातीय स्वाभिमान की वो चिंगारी बन गई है जिसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तत्काल एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया। आखिर क्यों एक ट्रेलर पर FIR दर्ज हुई और क्यों आधी रात को लखनऊ के सियासी गलियारे गर्म हो गए? आइए इस पूरी कहानी की परतों को खोलते हैं। हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर निर्देशक नीरज पांडे की एक नई सीरीज का ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसका शीर्षक था घूसखोर पंडित। फिल्म में मुख्य भूमिका में दिग्गज अभिनेता मनोज बाजपेयी हैं। जैसे ही यह ट्रेलर सामने आया, ब्राह्मण समाज में आक्रोश की लहर दौड़ गई। आरोप लगा कि यह शीर्षक न केवल अपमानजनक है, बल्कि एक पूरी जाति को नकारात्मक रोशनी में पेश कर रहा है। योगी सरकार ने इसे केवल एक फिल्म का विवाद नहीं माना। संवेदनशीलता को देखते हुए लखनऊ के हजरतगंज थाने में निर्देशक और उनकी टीम पर FIR दर्ज की गई। सरकार का तर्क स्पष्ट था, इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है और कानून व्यवस्था के लिए संकट खद्दा हो सकता है। दबाव इतना बढ़ा कि नेटफ्लिक्स को ट्रेलर हटाना पड़ा और फिल्म निर्माताओं को स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा। इस विवाद के पीछे की टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। बात 23 दिसंबर 2025 की है, जब कुशीनगर के विधायक PN पाठक के लखनऊ स्थित आवास पर करीब 52 ब्राह्मण विधायक और MLC जुटे थे। कहने को तो यह डिनर था, लेकिन इसमें बीजेपी के साथ साथ विपक्षी दलों के ब्राह्मण नेताओं की मौजूदगी ने बद्धा राजनीतिक संदेश दिया। सियासी जानकारों का मानना है कि यह बैठक ब्राह्मणों की कथित अनदेखी के खिलाफ एक शक्ति प्रदर्शन था। जब यूपी में 2027 के चुनाव सिर पर हों, तो 52 विधायकों का एक साथ बैठना किसी भी सरकार के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। योगी सरकार को एहसास हो गया कि अगर इस समय घूसखोर पंडित जैसे संवेदनशील मुद्दे पर चुप्पी साधी गई, तो ब्राह्मणों की नाराजगी को संभालना मुश्किल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण समुदाय पारंपरिक रूप से सत्ता का किंग मेकर रहा है। राज्य की लगभग 100 से 115 सीटों पर इस समुदाय का सीधा प्रभाव है। गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर और देवरिया जैसे जिलों में ब्राह्मण मतदाता हार जीत तय करते हैं। मंडल कमीशन के बाद भले ही राजनीति पिछड़ा बनाम दलित पर केंद्रित हो गई थी, लेकिन 2014 के बाद बीजेपी की बद्दी जीत में ब्राह्मणों का एक तरफा समर्थन अहम रहा है। अब विपक्षी दल सपा और बसपा भी परशुराम की मूर्तियों और प्रबुद्ध सम्मेलनों के जरिए इस वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ का FIR का आदेश देना एक बद्धा डैमेज कंट्रोल कदम है। दिलचस्प बात यह है कि घूसखोर पंडित के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी किया। आमतौर पर बीजेपी की नीतियों का विरोध करने वाला विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार के साथ खड़ी-डीहा दिखा। यह दर्शाता है कि यूपी की राजनीति में ब्राह्मणों को नाराज करने का जोखिम कोई भी दल नहीं उठाना चाहता। घूसखोर पंडित पर FIR और ट्रेलर का हटना महज एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह यूपी की सोशल इंजीनियरिंग को बचाने की एक कोशिश है। योगी सरकार ने त्वरित कार्रवाई कर यह संदेश दिया है कि वे ब्राह्मण समाज के हितों के प्रति सजग हैं। अब देखना यह होगा कि क्या यह कदम 2027 के चुनावों से पहले ब्राह्मणों के मन में बैठी नाराजगी को दूर कर पाएगा या नहीं। उत्तर प्रदेश की सियासत में ब्राह्मणों का दबदबा कोई नया नहीं है, लेकिन 2027 के चुनाव से पहले यह एक अघोषित युद्ध की शक्ल ले चुका है। आइए उन 115 सीटों के पीछे के गणित और उन जिलों को समझते हैं जहां ब्राह्मण मतदाता किसी भी पार्टी का खेल बनाने या बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, सत्ता का केंद्र, यह इलाका ब्राह्मण राजनीति का गढ़ माना जाता है। यहां संख्या बल और सामाजिक प्रभाव दोनों ही बहुत अधिक हैं। गोरखपुर और बस्ती मंडल, यहां का चुनावी मुकाबला अक्सर मठ बनाम ब्राह्मण की चर्चाओं में रहता है। गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज में ब्राह्मणों की घनी आबादी है। वाराणसी और आसपास, वाराणसी, जौनपुर और चंदौली में ब्राह्मण वोट बैंक इतना मजबूत है कि यहां उम्मीदवार चयन में उनकी पसंद सर्वोपरि होती है।
कानपुर और प्रयागराज, कानपुर शहर और ग्रामीण की अधिकांश सीटों पर ब्राह्मण मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। प्रयागराज को तो ब्राह्मणों की बौद्धिक राजधानी कहा जाता है, जहां की राजनीति सीधे लखनऊ तक असर डालती है। ब्रज क्षेत्र, मथुरा और आगरा के कुछ हिस्सों में भी इनका अच्छा खासा प्रभाव है। 2027 का समीकरण बीजेपी के लिए चुनौती क्यों? पिछले 2 चुनावों 2017 और 2022 में बीजेपी को इस वर्ग का 80% से ज्यादा साथ मिला था, लेकिन अब समीकरण बदल रहे हैं। 1. सत्ता में भागीदारी का सवाल। 23 दिसंबर की बैठक का मुख्य एजेंडा यही था कि क्या शासन प्रशासन में ब्राह्मणों को उचित प्रतिनिधित्व मिल रहा है। 2. विपक्ष की सक्रियता। समाजवादी पार्टी ने भगवान परशुराम के नाम पर बड़े आयोजन शुरू किए हैं, वहीं बसपा, बीएसपी फिर से 2007 वाले ब्राह्मण दलित गठजोड़ को पुनर्जीवित करने की कोशिश में है। 3. स्थानीय मुद्दे। घूसखोर पंडित जैसे विवादों पर सरकार की त्वरित कार्रवाई इसी का नतीजा है कि कहीं यह सांस्कृतिक नाराजगी राजनीतिक विद्रोह में न बदल जाए। यूपी की सत्ता का रास्ता आज भी ब्राह्मणों के दिल से होकर गुजरता है। अगर यह वर्ग एकजुट होकर किसी एक तरफ झुक जाए तो वह राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि घूसखोर पंडित पर FIR दर्ज कराने में योगी सरकार ने जरा भी देरी नहीं की।